Hello everyone, myself Abhinav Jain. I have secured rank 35 in Civil Services Exam 2023. This was my third attempt. In the first attempt, I failed in the prelims. In second attempt, I got 268 rank and allocated Indian Revenue Services, Customs and Indirect Taxes. This time, with the God grace and blessings of my parents, I have secured All India rank 35. पूरे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में मेंस एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो ग्रेट चंक ऑफ मार्क्स होल्ड करता है. लगभग 1750 मार्क्स आपके मेंस के 7 पेपर से आते हैं. उन पेपर्स में भी एथिक्स GS4 का पेपर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इन माई सेकेंड अटेम्प्ट आई स्कोर्ड only 90 around in the ethics paper, and this time I scored 127 in the ethics paper, that is GS4. So ये जो 40 मार्क्स अराउंड 40 मार्क्स का जो मैंने अपग्रेडेशन किया, इसकी स्ट्रेटेजी मैं एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ. एथिक्स का पेपर हम समझते हैं कि वेग है, इसके लिए प्रिपरेशन नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे बस कुछ भी लिख के आ जाएंगे एग्जाम में तो एथिकल पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्ट हो जाएगा. बट ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. एथिक्स का पेपर ऑब्वियसली कम नॉलेज इंटेंसिव है एज कंपेयर टू द अदर जीएस, बट इसको भी उतना ही टाइम और रेस्पेक्ट चाहिए प्रिपरेशन का, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी 250 मार्क्स का एक एग्जाम है. सो फर्स्ट मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट में अपना माइंडसेट चेंज किया कि एथिक्स को भी पूरा टाइम प्रिपरेशन के लिए देना है. सो सेकेंड अटेम्प्ट में आई जस्ट रेड सम टॉपर्स आंसर कॉपी ऑफ द एथिक्स GS4 पेपर कि किस तरीके से आंसर लिखे जाते हैं एंड किस तरीके से केस स्टडी वो लोग लिखते थे, एंड उसको देख के मैं सेकेंड अटेम्प्ट देने चला गया एंड आई स्कोर 90 अराउंड मार्क्स. बट थर्ड अटेम्प्ट में मैंने एथिक्स के पेपर को अच्छी तरीके से समझा. उसके लिए एथिक्स के पेपर की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस के हर एक वर्ड को हमें समझना चाहिए कि इफ द वर्ड इज इंटीग्रिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी इन द लेमैन टर्म्स. हमारे नॉर्मल डेली लाइफ में इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, उसके क्या इंप्लीकेशंस हैं. इस तरीके से सबसे पहले सिलेबस के हर एक वर्ड को समझा. सिलेबस के हर एक वर्ड को समझने के बाद सारे PYQs को थोरोली रीड किया. ये एक्सरसाइज मैंने कम से कम 4 से 5 दिन तक करी कि सारे PYQs जितने भी आए हुए हैं, चाहे वो केस स्टडीज हो और चाहे वो आपके पार्ट A के क्वेश्चंस हो, उनको सिलेबस के साथ मैप करके अच्छी तरीके से मैंने एथिक्स के पेपर की डिमांड को समझा. मैंने अपने एथिक्स के नोट्स बनाने शुरू करे और नोट्स जो है एक पर्टिकुलरली यूनिक टाइप से बनाए. एक सेक्शन मैंने रखा कोट्स का. हर एक इंपॉर्टेंट जो टर्म दी हुई है सिलेबस में, उसको लेकर मैंने कोट्स लिखे. 2 से 3 कोट्स पर टर्म मैंने अपने नोट्स में लिखे, और इस तरीके से मेरे पास कम से कम 40 से 50 कोट्स इकट्ठे हो गए थे अलग अलग थिंकर्स के, अलग अलग स्कॉलर्स के. उन कोट्स को मैं अपने इंट्रोडक्शन की तरह यूज करता था एथिक्स के पेपर में. GS4 में उन कोट्स को इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन की तरह यूज करता था. पहली चीज. सेकंड पार्ट ऑफ द नोट्स थे मेरे रियल लाइफ एनेक्डोट्स. उन रियल लाइफ एनेक्डोट्स में जो ग्रेट स्कॉलर्स थिंकर्स हुए, उनके द्वारा की गई कुछ अच्छी डीड्स, ये सब एनेक्डोट्स मैंने छोटे छोटे कीवर्ड्स की फॉर्म में अपने नोट्स में बनाए. ये एनेक्डोट्स एग्जाम्पल्स के फॉर्म में मैं अपने आंसर्स में यूज किए इस वाले अटेम्प्ट में. एनेक्डोट्स के अलावा एक इंपॉर्टेंट मैंने जो यूनिक अप्रोच अपनाई वो थी एग्जांपल्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ. डिफरेंट जो ऑफिसर्स फील्ड पे लगे हुए हैं, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, जिन्होंने ग्रेट अचीवमेंट फील्ड पे करे हैं, जिन्होंने डिफरेंट मेडल्स अचीव करे हैं, उनके एनेक्डोट्स की मैंने एक अलग लिस्ट बनाई और उन एग्जाम्पल्स को मैंने अपने आंसर राइटिंग में यूज किया. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के टाइम काफी सारे ऑफिसर्स के एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर में आते थे. सो न्यूज़पेपर से ये सारे एग्जाम्पल्स धीरे धीरे मैं ग्रैब करता रहा, और इस तरीके से मेरे एथिक्स के जो नोट्स थे वो कोट्स और एग्जाम्पल्स की फॉर्म में पूरे हो गए.
उसके बाद एथिक्स में आया आंसर राइटिंग की बात। आंसर राइटिंग का मेरा एक फिक्स फॉर्मेट था कि इंट्रोडक्शन को मैं स्टार्ट करूंगा किसी कोट से या डेफिनेशन से। डेफिनेशन, अगर कोई वैल्यू पूछी है तो उसकी डेफिनेशन एज गिवन बाय सम स्कॉलर एंड अदरवाइज कोट से। उसके बाद जो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड में साथ साथ एग्जांपल्स देते रहा, एनेक्डोट्स देते रहा जो कि मेरे नोट्स में प्रिपेयर थे। फाइनली कंक्लूजन में कि ये वाली वैल्यू हम अब प्रेजेंट डे में किस तरीके से इनकलकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल सिस्टम में एथिकल कोर्स को इंक्लूड करके, या स्टूडेंट्स को ट्रिप करा के टू द नियर बाय हॉस्पिटल्स हम उनके अंदर कुछ वैल्यूज डेवलप कर सकते हैं, कंपैशन, एम्पैथी। सो इस तरीके से कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक नोट पे कि इन वैल्यूज को या ये रिफॉर्म्स हम कैसे प्रेजेंट डे में कर सकते हैं। इस तरीके से मेरी पार्ट ए की आंसर राइटिंग अप्रोच रहती थी एथिक्स की। उसके बाद एथिक्स के पेपर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केस स्टडीज का। केस स्टडीज हम सोचते हैं बहुत क्लीशे है, रियल लाइफ है, पेपर में जाके ऐसे जाएंगे और लिख देंगे, बट केस स्टडीज की भी प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। और केस स्टडीज की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है पीवाईक्यूज। सबसे पहले पीवाईक्यूज में जो केस स्टडीज आई हुई है हमें उनको सॉल्व करना है, लिख के देखना है। सो केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए मैंने अंसारी सर का, लुकमान आईएएस के अंसारी सर के वीडियोस को देखा, उनके फॉर्मेट को समझा कि किस फॉर्मेट में हमें केस स्टडीज लिखनी चाहिए। सो मेरा फॉर्मेट वहां से डिराइव था केस स्टडीज लिखने का। अगेन इन द केस स्टडीज जो मेरे नोट्स में कोट्स और एनेक्डोट्स थे उनको कहीं ना कहीं केस स्टडीज में भी मैं यूज करता था। और हर एक केस स्टडी का कहीं ना कहीं कंक्लूजन कुछ इंडियन एनेक्डोट से देता था। फॉर एग्जाम्पल कुछ महाभारत का एनेक्डोट दे दिया इन कंक्लूजन, और वो कैसे उस केस स्टडी से जुड़ रहा है, या कुछ आपने महाभारत का श्लोक दे दिया। इस तरीके से केस स्टडीज था। ये तो हो गया मेरे आंसर राइटिंग अप्रोच ऑफ द एथिक्स। बट एथिक्स के पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम एथिक्स का पेपर कंप्लीट नहीं होता। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले पूरे 3 आवर्स को 2 ब्लॉक्स में मैंने डिवाइड किया। पहले ब्लॉक में मैं केस स्टडीज अटेम्प्ट करता था, 1 आवर 40 मिनट्स तक मैं केस स्टडीज अटेम्प्ट करता था। उस 1 आवर 40 मिनट में प्रैक्टिकली जितनी केस स्टडीज आती है सबको परफेक्ट लिखना पॉसिबल नहीं है। सो शुरू के 45 टू 50 मिनट्स 3 से 4 केस स्टडीज परफेक्टली बिल्कुल फॉर्मेट यूज करके कि पहले आप इंट्रोडक्शन दो, वैल्यूज दो, फैक्ट्स दो, उस तरीके से लिखना। देन आगे की 1 से 2 केस स्टडीज में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्किप कर देना और सीधे डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे आ जाना। सो इस तरीके से मेरी 1 आवर 40 मिनट्स में केस स्टडीज कंप्लीट हो जाती थी। अगर 1 आवर 40 मिनट में केस स्टडी नहीं कंप्लीट हो पाई है तो उस केस स्टडी को वहीं पे छोड़ देना, जो केस स्टडी बची हुई है पार्ट ए पे, एथिक्स के पेपर पे आ जाना। अब पार्ट ए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर चेक करना शुरू करेगा तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 से ही चेक करेगा, तो उसके माइंड में एक हमारी रिफ्लेक्शन बन जाएगी कि हमारा कितना एथिकल पर्सपेक्टिव है। सो इसलिए पार्ट ए को भी पूरा टाइम देना है, सारा टाइम केस स्टडी में नहीं लगाना। 3 से 4 केस स्टडी अच्छी लिखो, उसके बाद थोड़ा सा केस स्टडीज में कम लिखो और टाइम बचाना। देन आपके पास अब आ गया पार्ट ए। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा मैंने बताया कि पहले इंट्रोडक्शन में कोट दे देना, देन क्वेश्चन की डिमांड। अब अगेन इसमें एक पर्टिकुलर वो होता है कि हम कैसे 2 पेज पूरे भरे, हमारे पास इतना कंटेंट ही नहीं है। सो मेरे हिसाब से हमें पेज भरने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जितना पेज बचा उसको अंडरलाइन करके स्ट्राइक थ्रू करो, जो तुम्हारे पास अवेलेबल नॉलेज है बस उसको वहां पे रेप्लिकेट करो। कुछ भी रबिश या इररेलेवेंट भरना काउंटर प्रोडक्टिव रहता है। देन इस तरीके से क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया। एक जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं कोट्स गिवन बाय सम पर्सनालिटीज। उनको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले मेरी जो अप्रोच थी वो थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट फॉर मी पर्सनली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट, देन व्हाई दिस कोट इज रेलेवेंट, व्हाई दिस कोट इज रेलेवेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, फॉर एग्जांपल इन सोसाइटी, in political life, in economic life, why this quote is important.
then third block will be, if this quote is not possible then what will happen, कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे या ये कोट जिस वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है अगर वो वैल्यू हमारे लाइफ में नहीं होगी तो क्या हो जाएगा। एंड फोर्थ जो ब्लॉक होता था कोट्स वाले क्वेश्चन में, वो ब्लॉक इस तरीके से था कि ये जो कोट हमें लर्निंग देना चाहता है वो हम अब प्रेजेंट डे में या अपने समाज में, अपनी इकोनॉमिक लाइफ या पॉलिटिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें। सो कोट्स वाले क्वेश्चन जो है मेरा 4 ब्लॉक्स में मैं लिखता था। फर्स्ट की व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट फॉर मी पर्सनली, देन व्हाई दिस कोट इज इंपॉर्टेंट, देन थर्ड अगर ये वैल्यू जो वैल्यू ये कोट रिफ्लेक्ट कर रहा है ये वैल्यू नहीं होगी तो क्या होगा। फाइनली कंक्लूजन में कि इस वैल्यू को हम कैसे इनकलकेट करा सकते हैं, इस कोट का जो रेलेवेंस है हम कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा सकते हैं वाया इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, वाया एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एथिक्स GS4 प्रिपेयर करने के लिए मेरे सोर्सेज जो थे, सबसे पहले यूपीएससी सिलेबस और PYQs। सेकंड सोर्स अंसारी सर के वीडियो लेक्चर्स जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज एन इंजीनियर मैं पर्सनली फील करता हूं कि ये सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर गाइडेंस जरूरी है। सो अंसारी सर के वीडियो लेक्चर्स मैंने एथिक्स के लिए देखे थे। थर्ड इज मुदित जैन सर की एथिक्स की जो बुक आती है उसमें से PYQs के आंसर्स मैंने देखे, आंसर का फॉर्मेट मैंने देखा, बट फिर मैंने उन फॉर्मेट को अपने पर्टिकुलर तरीके से मॉडिफाई करा, अपने एग्जांपल्स और अपने कोड्स उसमें इंक्लूड करके। अपार्ट फ्रॉम दिस एथिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपके डेली कुछ ना कुछ कोट्स आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, और रियल लाइफ एनेक्डोट्स आते हैं, पार्टिकुलरली फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ। सो वो जो कोट्स हैं और एनेक्डोट्स हैं वही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएंगे एथिक्स के पेपर में। अपार्ट फ्रॉम दिस अनिल स्वरूप सर की 2 बुक्स है, द एथिकल डायलेमा ऑफ अ सिविल सर्वेंट एंड वन मोर बुक जो मैंने रीड करी टू अंडरस्टैंड द एथिकल पर्सपेक्टिव फ्रॉम एज अ सिविल सर्वेंट, कि उस तरफ से सिविल सर्वेंट्स का एथिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो ये बुक जस्ट ग्लांस और नॉट फ्रॉम द सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव बट टू अंडरस्टैंड द एथिकल डायलेमास दैट अ सिविल सर्वेंट फेस मैंने रीड की थी। ये सारे सोर्सेज मैंने एथिक्स के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए किया था। एथिक्स के पेपर को प्रिपेयर करने के लिए अगर हम सही सफिशिएंट टाइम देते हैं तो इसका एक बेनिफिट हो रहा है, ये हमें एसए में भी हेल्प करता है। आजकल जैसे एसए में फिलोसॉफिकल टॉपिक्स आ रहे हैं, सो उन फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एथिकल पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, कि वो फिलोसॉफिकल टॉपिक हमें किन किन वैल्यूज की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो इस तरीके से अगर आप एथिक्स को प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट आपका एसए का भी हमारा प्रिपेयर हो जाता है। अगर मुझे सम अप करना पड़े तो अपने सेकेंड अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट में मैंने एथिक्स में पर्टिकुलरली चेंज करे कि इस पेपर को फुल रेस्पेक्ट देना, ये पेपर भी पूरा टाइम मांगता है, ये पेपर वेग या ओपन एंडेड नहीं है, इस पेपर की अपनी पर्टिकुलर डिमांड्स है, कंप्लीट जल्दी हो जाएगा लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग। सो एथिक्स की आंसर राइटिंग को पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टाइम देता था, और उस आंसर राइटिंग के लिए एथिक्स के लिए मैंने सिर्फ एथिक्स के सारे PYQs ही अटेम्प्ट किए थे। ये थी मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी एथिक्स के GS4 को लेके, जिसके वजह से मैंने 40 मार्क्स अपने अपग्रेड करे between the 2 attempts. I thank Delhi Knowledge Track for giving me opportunity to share my GS4 strategy with the aspirants. Hope it helps. All the best.